अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, हम ईरान जंग की बात करेंगे, हम खलीजी ममालिक की बात करेंगे, हम ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों की बात करेंगे, मईशत की भी बात करेंगे, आवाम की बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारी के हवाले से। कल पूरे मुल्क में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज चांद रात है और चांद रात के हवाले से आपको पता है कि तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त उरूज पर हैं। बाज़ारों में रश लगा हुआ है, ख़वातीन पहुँची हुई हैं, मर्द हजरात पहुँचे हुए हैं, चूड़ियों के स्टॉल्स पे रश हैं, मेहंदी के स्टॉल्स पर रश है और जो लास्ट मोमेंट शॉपिंग है वो भी हो रही है। इसी पे बात करने के लिए और दीगर जो टॉपिक्स हैं हमारे, उन पे सब पे बात करने के लिए आज दो ख़वातीन को हमने दावत दी है। शनीला अम्मार साहिबा एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ IR एक्सपर्ट डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम साहिबा स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आगाज़ शनीला साहिबा आपसे करना चाहूँगी। इससे पहले कि हम टॉपिक्स पे बात करें, हम बात कर लेते हैं चांद रात के हवाले से। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपने क्या ईद की तैयारी कर ली है आप, या फिर इस प्रोग्राम के बाद आपने जो लास्ट मोमेंट शॉपिंग है वो करनी है? शॉपिंग जो है ना लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखी होती, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों का स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है। आज के दिन भी देखिए चांद रात पे मैं इस प्रोग्राम में बैठी हूँ, कल भी मुझे जाके टीवी शो अपना करना है। तो इस अच्छा। वजह से जो तैयारी होती है ना वो पहले से कर ली जाती है, ताकि आखिरी टाइम पे ना भाग दौड़ हो, ना अपने आप को स्ट्रेस दे और ना ज्यादा बहुत ज्यादा थके। क्योंकि ये जो महीना था रमजान का बड़ा बरकत था, इसमें रोजे भी रखे जा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ टीवी की मसरूफियात भी थी। और एक आप देखें ओवरऑल जो जंग चल रही है उसकी वजह से जो एक माहौल बना हुआ था, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन थी लोगों के अंदर। तो मेरा ख्याल में ये था, इस वजह से हम लोगों ने जो हो सकता था कर लिया। पहले से तैयारियां, आखिरी टाइम के लिए मैं कभी कुछ नहीं रखती हूँ। और वैसे भी इस्लामाबाद में से बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि मीठा शीठा बना लिया? क्योंकि ईद उल फितर पे मीठा ज़रूर बनाया जाता है। आप कब मीठा बनाती हैं? ईद वाले दिन बनाती हैं या पहले ही प्रिपेयर करके रख देती हैं? नहीं, ईद की सुबह मीठा जो होता है वो बनाया जाता है, क्योंकि जाहिर है जब नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, मेरे जी फादर जी इन जी। लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, तो उससे पहले उन्होंने कुछ ना कुछ मीठा खा के जाना होता है, तो वो सुबह सुबह ही बनाया जाएगा ताज़ा उनके लिए। सही। और उसके बाद ये होता है कि मेरे जो सारे इन लॉज हैं वो लंच हमारे घर करते हैं। तो अच्छा। फिर उसकी सारी तैयारियां वगैरह जो होती हैं वो फिर नमाज के बाद जो शुरू की जाती हैं, कि वो सब मेहमानों सही ने सही। आना होता है, लंच हमने इकट्ठा करना होता है, फिर उसके बाद वही ईदी देना दिलाना, ये सारा काम चलता रहता है। चलें, सही है। डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम तो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, ईद की तैयारियां आपकी हो गई हैं या चांद रात पे जो एक ख़ास लास्ट मोमेंट शॉपिंग होती है उसका कहा जाता है कि एक अलग ही मज़ा होता है, तो आप क्या हैं ऐसी बंदी जो लास्ट मोमेंट पे रखती हैं कुछ चीज़ें जो आपने चांद रात पे शॉपिंग करनी होती है, या सारी डन हो गई है? वेल डीप डाउन इनसाइड मैं मुझे शौक तो हमेशा से रहा है, लेकिन कभी ज़िंदगी ने इतना कोई ख़ास मौका नहीं दिया लास्ट मोमेंट शॉपिंग का, चांद रात पे जाके फेस्टिवल्स का। लाइफ हैज़ बीन क्वाइट डिफरेंट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई वुड से। तो इस तरह की नहीं मौका मिला। अलबत्ता अभी आते हुए अपनी सिस्टर से ज़रूर कह के आई हूँ कि वापसी पे कहीं रात को कहीं मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए उसको इंशाल्लाह जाएंगे, तो बस वो उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी इंशाल्लाह, और यही मेरी ईद होगी, एंड दैट्स इट। अच्छा, वैसे आप क्या समझती हैं कि जो ईद की तैयारी है, और ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन की बात करें, तो ख़वातीन जो हैं वो कुछ ना कुछ चांद रात के लिए ज़रूर रखती हैं, ताकि एक तो घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाए, और अगर कुछ ना करना हो तो मेहंदी, जिस तरह से आपने भी कहा कि मेहंदी लगवाने तो बाहर जाती ही जाती हैं। बस मेरा तो बहुत काम लाइक रेडीमेड होता है, मतलब कपड़े हो, कुछ शॉपिंग हो, मैं तो ऑनलाइन या भाग दौड़ में, जैसे मैंने कहा ना कि बाज़ारों में फिर के शॉपिंग करना मुझे हमेशा से शौक रहा है, कि लाइफ ने कभी इतना ऐसा मौका नहीं दिया। तो मैं बस वो ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ ही ज़्यादा ज़रा उस तरह भी ज़रा फोकस रहा है। तो घूमना फिरना और मतलब ईद के मौके पे तैयारी करना, इसका टाइम थोड़ा कम मिला, मैं बस ऑनलाइन ही मैं कर लेती। अच्छा, इस दफ़ा तो आई एम नॉट द राइट मौसम भी डॉक्टर साहिबा बड़ा मेहरबान है हमारे पे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत अच्छा ईद जो है वो बड़े अच्छे मौसम में आ रही है। लेकिन इसका एक दुख ये भी है कि ख़वातीन ने क्योंकि गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग की हुई थी, तो वो ज़रा परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके साथ ऐसा ही हुआ है। अभी बच्चे के लिए भी जो है वो मेरी बहन की सिस्टर के वो रन टाइम पे जो है आपको मतलब गर्मियों के कपड़े लिए थे, तो एंड टाइम पे सर्दियों के लेने पड़े हैं। तो बच्चों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बड़े तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन ये कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है इस मौसम की वजह से, और बिल्कुल भी गर्म रोज़े नहीं थे, और बहुत ज़माने के बाद जो है वो इतने ठंडे और इतने मुख्तसर रोज़े जो थे बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपसे भी पूछ लेती हूँ, ख़ास क्या बनाती हैं ईद के लिए, और क्या तैयारी आपने की है? मीठा जो है वो बड़ा स्पेशल होता है छोटी ईद पे, आपने बना लिए स्वीट डिश या फिर आपने कल के लिए रखा हुआ है ये काम?
पहले बनाती थी मैं, गॉन आर द डेज़ जबकि मैं बहुत ज़्यादा तैयारियाँ, इवन जब मैं मलेशिया में थी तब भी जो है वो ईद पर मीठा बनाकर जो है, मैं पीएचडी के लिए जब मलेशिया जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ अपनी कम्युनिटी में भी, अरब कम्युनिटी में भी, अपने अरब फ्रेंड्स को भी पाकिस्तानी जो है वो मीठा बना बना के बहुत खिलाए हमने। मतलब इन सेंस कि अपनी, मैं तो एज ए कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का मुझे बहुत शौक होता है, जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं अपने जो है टू इट्स फुलेस्ट रिप्रेजेंट करती हूँ। सो आई यूज़ टू बी मीठा एक्सपर्ट, मतलब पहले बहुत बनाती थी मैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मलेशिया में भी जो है ईद के मौके पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में और अपने अरब फ्रेंड्स में भी जो है वो बहुत शौक से बना के जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये वाला सीन भी होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा शनीला साहब, आप हम ये बात बड़ी करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है, लेकिन जब हम बाज़ारों में जाते हैं, हम भी जब ईद की शॉपिंग के लिए गए या फिर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ तो लोगों का जमे गफ़ीर एक हम देखते हैं। तो ये क्या डिफरेंस है? क्या मजबूरी है जिसकी वजह से लोग जो है वो शॉपिंग्स वगैरह कर रहे हैं, रश इतना ज़्यादा है, या फिर ये बात गलत है कि कुव्वत ख़रीद कम हो गई है? नहीं जवेरिया, देखें कुव्वत खरीद तो है लोगों की कम हुई है। आप ये अच्छा। देखें कि इस वक्त जो जंग भी चल रही है ना, उसने भी महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, जिसकी मैशत पूरी दुनिया की मैशत जो है वो इस जंग की लपेट में आई हुई है। लेकिन देखिए, एक ईद ऐसा त्यौहार होता है जिसमें कोई गरीब हो या अमीर हो, उन सब की कोशिश ये तो जरूर होती है कि हमारे बच्चे उस दिन नया जोड़ा जरूर पहने। बिल्कुल तो सही। कहीं से भी कोई जोड़ तोड़ करें या सारा साल बचत करें तो वो फिर बाजार जरूर जाते हैं। कोई महंगी जगह से लेगा, कोई सस्ती जगह से लेगा, लेकिन सबकी कोशिश ये जरूर होती है कि वो खरीदारी करें। जहां तक बात थी रेस्टोरेंट्स में जाने की, ये आपने देखा होगा कि जिस वक्त पेट्रोल की कीमत एकदम ही 55 रुपए बढ़ाई गई थी, उसके बाद जो अफ्तारियां थी, जो सहरियां थी होटल्स में, रेस्टोरेंट में, उनमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आया था। क्योंकि जाहिर है वो फिर एकदम से जितना महंगाई का बोझ लोगों पे पड़ा तो उनके वजह से उनका बाहर निकलना और ये जो एक्टिविटीज थी इसको एंजॉय करने में उनका जो था फर्क पड़ गया। लेकिन गुर्बत है, आप ये देखें कि जिस तरह बेनजीर मिक्को स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत जिस तरह लोग लाइनों में लग लग के, खवातीन अभी तक चांद रात के टाइम पे भी जा रही हैं, पैसे ले रही हैं, कितने अहम है उनके लिए वो चंद हजार रुपए के वो लाइनों में लगी हुई है इस रमजान के मौके के ऊपर भी। तो फर्क होता है, लेकिन जाहिर है ईद एंजॉय तो सबका करने का हक होता है और वो कोशिश करते हैं कि जिसका जितना ज्यादा हो सकता है एंजॉय करो। और इस मौके के ऊपर मेरी तो ये भी होता है कि जो साहिब इस्तात लोग हैं, अगर वो अपनी खरीदारी थोड़ी कम कर ले या थोड़े कम एक्सपेंसिव बना के कपड़े उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी खुशियों में शामिल हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो इसका सवाब होगा और जो इसकी आपको खुशी होगी, इससे ज्यादा अच्छी खुशी आपको कोई नहीं मिल सकती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इससे पहले कि हम टॉपिक्स की तरफ चलें, आखिरी सवाल मैं आपसे ईद के हवाले से करना चाहूँगी। आपने जिस तरह से बताया कि बैरून मुल्क भी आपने कुछ ईदें अपनी मनाई हैं, तो बैरून मुल्क तो हम देखते हैं कि जब कोई भी उनका मजहबी त्यौहार आता है, इवन कि ईद भी आ जाए, तो वहाँ पे सेल्स लग जाती हैं, वहाँ पे महंगाई में कमी आ जाती है। तो इसका कंपैरिजन आप कैसे कहेंगे? पाकिस्तान में तो चीज़ों की जो एक्चुअल प्राइस है उससे भी ज़्यादा हाई हो जाती हैं प्राइस। ये आपने बहुत ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिस पे मतलब मैं ऑफ कोर्स काफ़ी कंपैरिजन करती रही हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि हमारे मुल्क में बस एक जो ऑनेस्टी है उसकी कमी है। अगर अलबत्ता हम अगर ऑनेस्ट हों तो मेरा ख्याल हमसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान और मुसलमान जो हैं वो कहीं नहीं है। और मैं कंपैरिजन करती रही हूँ कि बाकी ईस्टर्न कंट्रीज़ में, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फैमिली वगैरह भी है, तो क्या वजह है कि वो हमसे ज़्यादा जो है कामयाब क्यों लगता है कि उनके मुल्क में अल्लाह की बहुत ख़ास रहमत है एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम लोग बहुत अच्छे बीइंग कर्टियस एंड ऑल दैट स्टफ, तो पता चलता है जनाब कि वो झूठ नहीं बोलते, वो ऑनेस्ट लोग हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ऑनेस्टी और झूठ से पाक अगर पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हो जाए तो यकीन माने हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, हमसे ज़्यादा कर्टियस, हमसे ज़्यादा बेहतरीन मुसलमान भी मुझे तो लगता है और कहीं नहीं है। बस ये कि वो कहते हैं ना, मुसलमान चोरी कर सकता है, जना कर सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह कर सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। तो खुदारा मुझे लगता है कि एक सोशल मैसेज है कि अगर हम सिर्फ झूठ से परहेज़ करें और ऑनेस्ट हो जाए, वहाँ अगर आप कपड़े का रेट मालूम करेंगे, जनाब ये चीज़ सस्ती, ये चीज़ महंगी क्यों है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि इसलिए सस्ती है, ठीक है। वो जानबूझकर जो है वो पैसे ज़्यादा लेने के लिए झूठ से काम नहीं लेंगे, कोई चीज़ सेल करने के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग ऑनेस्ट इज़ द अल्टीमेट थिंग, जो कि बीइंग मुस्लिम हम इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुसलमानों में होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो इसको ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। खैर, अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। शनीला साहिबा, ईरान जंग का 21वां रोज़ है और हम देख रहे हैं कि ऑयल और गैस की तनसीबात पर हमलों का एक सिलसिला हो गया है। ये जो हमले किए जा रहे हैं इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक समेत पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। क्या फ्यूचर आप देख रही हैं इसका?
जवेरिया, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, ये बड़ी परेशान कुन है। देखिए, जो पहले जंगें वगैरह भी होती थी उसके मईशत पे इतने असरात नहीं पड़ते थे। अफगानिस्तान जंग देख लें, अमेरिका कितना अरसा यहाँ पे आके बैठ रहा है। उससे पहले वियतनाम वगैरह की जंग होगी, या ईरान इराक की जंग जो थी, कुवैत और इराक की जंग होगी। लेकिन ये ऐसी जंग है कि जिसने सारी दुनिया की मईशत को तलट पलट करके रख दिया है। अगर हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक तो परेशान है, तरक्की याफ्ता ममालिक बहुत ज्यादा इसमें परेशान है। क्यों नहीं फ्रांस, जर्मनी या जो नेटो के ममालिक हैं वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, इस वजह से कि अबनाए हुर्मस के अंदर अगर फुल फ्लैज जंग चल गई तो जो तवानाई का एक क्राइसिस आएगा उससे कोई नहीं बचेगा। अब आप देख लें कि इंग्लैंड के अंदर ये बात कही जा रही है कि वहां पे गैस बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और उसके बाद अगर ये जंग कुछ 1-2 महीने और चली तो लंदन जैसे मुल्क के अंदर 1 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब कल जो कतर के ऊपर हमला किया गया, उसकी गैस की फैसिलिटी के ऊपर 15% जो उनकी वहां से गैस जो दुनिया को सप्लाई की जाती थी वो मुतासिर हो चुकी हुई है। अब उसको अगर वो बिल्ड करने के लिए जाते हैं उनको 4 से 5 साल चाहिए। अब हमारा जो जैसा मुल्क है जिसकी 50 से 60% जो गैस LNG गैस है वो कतर से आ रही है, यहाँ पे गैस की कीमतें कहां पे जाएंगी और कितना हमें सफर करना पड़ेगा। ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत जो है उसकी वजह से हम सारे सफर कर रहे हैं। फिर जो खलीजी ममालिक है, सऊदी अरब के अंदर जाके ऑयल के ऊपर जो हमला हो रहा है, जो अबनाए हुर्मस में जो चीजें, जो बहरी शिप्स उन्होंने रोकी हुई है, अमेरिका क्यों परेशान है, ट्रम्प लोगों से मदद क्यों मांग रहा है, उसकी वजह यही है कि इसने अमेरिका की मईशत को भी तबाह कर दिया है। जो ट्रम्प अपने ख्वाब लेके चला था और जो लोगों को दिखाना उसने शुरू किया था कि 48 घंटों के अंदर नताइज मिल जाएंगे, कभी वो ऐलान करता था 2 दिन में आ जाएंगे, कभी कोई 4 दिन में आ जाएंगे। अब वो ईट फिरता है, कभी वो चीन और रशिया से जाके कहता है कि ब्लैक डोर डिप्लोमेसी करो, क्योंकि उसकी तमाम जो कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हुई है ईरान को लेके। तो ये अगर इसी तरह सिलसिला चला और 3-4 महीने और जंग आगे चलेगी तो खुदा ना खास्ता जून तक चलेगी, तो UN का कहना यह है कि करोड़ों लोग भूख की कमी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मशरिक वस्ता के लोगों के पास तो खुराक भी दूसरे ममालिक से आती है। तो सूरत हाल बड़ी खराब है। कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, इस जंग को कहीं पे रुकना चाहिए, कहीं ना कोई फुल स्टॉप लगना चाहिए, वरना आने वाले हालात बहुत खराब है मईशत को लेकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सैनिटी प्रिवेल किस तरह से हो सकती है? जिस तरह से अभी शनीला साहबा ने भी बात की कि पहले भी जंगें होती रही हैं लेकिन मईशत पर इतने असरात उसके नहीं देखे जितने इस जंग के हैं। आपको लगता है कि ये पूरी सोच समझकर और पूरे टारगेट के साथ इस जंग को लड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम भी अब जंग पर तो बहुत बात कर रहे हैं कि क्या वजूहात कार फरमा थी, क्या हो रहा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस पे बात नहीं हो रही है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आने वाला वक्त जो है क्या पेश ख़ैमा साबित हो गए इन जंगों का। जैसे कि हम अब हम ये बात नहीं करते रिजीम चेंज की, क्यों मकासद, अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस की तनसीबात की। अब हम बात करने हैं वाले हैं फूड क्राइसिस की आने वाले दिनों में। ठीक है, अगर ये जंग कल भी रुकती है तो जो दुनिया में ऑयल और गैस की किल्लत से मसाइल दुनिया को दरपेश हैं, और उसके बाद फूड क्राइसिस जो हर दरवाजे पर हर मुल्क में खड़ी है। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपको पता है गैस के बगैर वहाँ पर तो सर्दियों में गैस के बगैर तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना इतनी सर्दी। तो आप देखें गैस और ऑयल के बगैर ना सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी जो है उसका शिकार विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही हैं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इन ममालिक में तो गैस की प्राइसेस और गैस की किल्लत और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आप देखें कि डेवलप कंट्रीज़ ने भी जो है एहतियाती तदाबीर अपने हमरा रखे हुए हैं कि क्या करना चाहिए। और अगर ये फूड क्राइसिस, अगर जंग कल भी रुकती है तो आने वाले कुछ महीने जो है दुनिया फूड क्राइसिस देखेगी। और अगर हर मुल्क के हर घर के दरवाजे पर फूड क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस आ गया तो तीसरी जंग अज़ीम इसे नहीं कहते तो भला और किसे कहते हैं? अब जंगें जो हैं वो खाली उस तरह से नहीं लड़ी जाती ना, जिससे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। काइनेटिक मीन ऑफ वॉरफेयर के अलावा भी इकोनॉमिकली स्पीकिंग आप देखेंगे किस तरह से मईशत को की हड्डी, कमर की हड्डी टूट रही है मईशत की। उसके अलावा ऑयल और गैस को लेकर, फूड क्राइसिस को लेकर, तो अब इस एस्पेक्ट्स पर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी आता है कि अब कौन है ऐसा मीडिएटर, कौन सा जो मीडिएटर का रोल प्ले करेगा और मुज़ाकरात की बात वो दोनों पार्टीज़ को समझाएगा कि हमें मेज़ पे आके बैठना है और मुज़ाकरात से मसाइल को हल करना है। क्योंकि नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ अमेरिका का नहीं हो रहा, नुकसान इस वक्त खलीजी ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया का हो रहा है। नाज़रीन, इसी पर हम बात करेंगे कि अब कौन मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। ब्रेक के बाद पैनल मेरे साथ ही मौजूद है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे अली लारीजानी, उनकी जो शहादत है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से भी ज़्यादा बड़ा सानेहा है ईरान के लिए।
शनीला साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले हम मीडिएटर की बात कर रहे थे और ये कहा जाता है कि अली लारिजानी ईरान के एक ऐसे नडर और बहादुर लीडर्स में शामिल थे जो कि हर तरह से बात करते थे, जो कि जंगी हिकमत अमली की भी बात करते थे और वही ऐसी शख्सियत थे जो रोल भी प्ले कर सकते थे कि अगर बातचीत के लिए आगे बढ़ना हो तो। अब हम देख रहे हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज भी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान की शहादत का भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब ईरान की तरफ से कौन सी ऐसी शख्सियत आप ऐसी समझती हैं या देखती हैं टॉप लीडरशिप में जो बाकी बची है, जो आगे निकल कर कुछ सोच विचार के बाद बात करने के लिए आमादा हो जाए? क्योंकि ईरान तो इस वक्त कह रहा है कि हम किसी भी सूरत बातचीत पे तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ अपेरेंटली अमेरिका भी ये कह रहा है कि हमारे पास जंग के तमाम तरह हथियार मौजूद है, जंगी हथियार मौजूद हैं और हम भी ये जंग रोकने वाले नहीं हैं। एक तो ये कि इन दोनों में से कौन ऐसा है जो आगे निकल के बात करेगा और इसके बाद मीडिएटर के तौर पर कौन सा मुल्क ऐसा है जो अपना रोल प्ले कर सकता है, रशिया, चाइना या कोई और? बात यह जवेरिया कि देखें, ईरान का जो नुकसान होना था वो हो चुका हुआ है। ईरान अब कभी भी उस तरह से पीछे नहीं हटेगा जिस अमेरिका की शराइत के ऊपर। अगर ईरान पीछे जाएगा भी या किसी चीज के ऊपर जाके उनकी कोई आपस में कोई निगोशिएशन होती है, मुज़ाकरात होती है और किसी चीज पे जाके फायरबंदी होगी, जंगबंदी होगी, तो वो ईरान की शराइत के ऊपर ही होगी। देखिए, ईरान तो पहले भी मुज़ाकरात में था, ईरान मुज़ाकरात कर रहा था अमेरिका के ऊपर। ये अमेरिका ने अचानक ही उसके ऊपर जाके हमला कर दिया। अब जब हमला किया, आपने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया, अब उनके सिक्योरिटी लीडर को आपने शहीद कर दिया है। उसके बाद वहां पे जो स्कूल की बच्चियों के ऊपर जाके बम आपने गिराए हैं। तो अब ईरान तो इतनी, और ईरान जो है वो अब इतनी आसानी से तो रुकने वाला नहीं है। वो तो अब चाहेगा कि जो कुछ भी होगा हमारी शराइत के ऊपर होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो भी फंस चुके हैं, नेतन्याहू वो भी फंस चुके हैं। नेतन्याहू को देखे लापता था ना कितने टाइम से, वो एआई जनरेटेड उनकी वीडियोस आ रही थी, अब सामने अब आए हैं और बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हाँ, हम नाकाम हुए हैं ईरान के अंदर। क्योंकि इनका दावा तो यही था कि 48 घंटे के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगी और हम ईरान के अंदर हमारी मर्जी की हुकूमत आ जाएगी और हम विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आज 21 रोज गुजरने के बाद भी अगर ट्रम्प साहब ये समझ रहे कि अब हमें जमीनी फौज उतारनी पड़ेगी, तो इससे इनकी बहुत बड़ी नाकामी जो जाहिर होती है। तो अब ईगो प्रॉब्लम भी आ रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनका जो सुपर पावर का इमेज बना हुआ था बड़ी बुरी तरह से जमीन बोस हुआ है। अमेरिका ने कोशिश की थी और अब पुतिन के साथ जो इतनी लंबी चौड़ी फोन पे गुफ्तगू की थी ट्रम्प ने, वो यही थी कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो काम आ जाए। लेकिन ये बैकडोर डिप्लोमेसी में अगर चाइना इतनी जल्दी नहीं आएगा। देखिए, चाइना जो है वो भी चाहता है कि जो अमेरिका का सुपर पावर वाला भरम था वो खत्म हो, क्योंकि चाइना अब अपने आप को खुद एक सुपर पावर के तौर पे देख रहा है। जो चाइना के अंदर इतनी बड़ी जो जंगी परेड हुई थी वो बिला वजह नहीं थी, क्योंकि आज आप देखें कि मशरिक वुस्ता के ममालिक को प्रोटेक्ट करने में अमेरिका बुरी तरह से नाकाम रहा है। अगर सऊदी अरब को कहीं से थोड़ी सी कंसेशन मिले तो पाकिस्तान की वजह से मिले कि पाकिस्तान को उनके साथ डिफेंस पैक्ट है। तो अब जो कुछ भी है वो बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट के अंदर आ चुका हुआ है। अब जहां भी कोई जंगबंदी की बात होगी वो ईरान की शराइत के ऊपर होगी। तो अब जो नेतन्याहू ये कह रहा है कि अब हमें जमीनी फौज उतारनी पड़ेगी, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है फिर अमेरिका का और इजराइल का ही होगा अगर उन्होंने वहां पे फौज उतारी। क्योंकि अमेरिकन अवाम जो ईरान की अवाम है वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है। पासदारान इनकलाब आप देखें लाखों की तादाद में है जो शहादत देने के लिए तैयार है। अमेरिका की अवाम अपनी हुकूमत के पीछे नहीं खड़ी हुई है, वो अपनी हुकूमत को ब्लेम कर रही है। अभी आप देखिए उनके काउंटर टेररिज्म के जो एडवाइजर हैं रिजाइन करके गए और किस तरह से वो अपनी हुकूमत को चार्ज शीट करके गए हैं कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, हमें ईरान से कोई खतरा नहीं था। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था शनीला साहिबा कि वो ये कह के रिजाइन करके गए हैं कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था और आपने बहुत बड़ी गलती की है। डॉक्टर साहिबा, अब आप भी समझती हैं कि जो बॉल है वो ईरान की कोर्ट में है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, टॉप लीडरशिप को मार दिया गया है, इसके साथ साथ उनकी जो तनसीबात हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। अभी भी बॉल ईरान की कोर्ट में है और ईरान के पास आखिर ऐसा क्या है जिसके बलबूते पे वो अभी भी कह रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे? जी, शनियाल साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि एस्केलेशन और डिस्कलेशन जिसे कहते हैं मिलिट्री टर्म में, लैंग्वेज में, वो जिसके हाथ में होती है जंग वो ही जीतता है और ईरान जंग जीत चुका है। मतलब अगर ईरान चाहे तो डिस्कलेशन के लिए टेबल टॉक पे आना ज़रूरी है। ठीक है, बारहा इजराइल और अमेरिका कितना ही क्यों ना कहें कि टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन जब तक ईरान नहीं चाहेगा टेबल टॉक नहीं होगी।
अभी आपने देखा कि तमाम खलीजी ममालिक के जो है एक्सेप्ट ओमान वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बैठे सऊदी अरब में, और उस वक्त भी खैर ऊपर से जो है वो मज़ाइलों के का सिलसिला जारी और सारी था। तो किसने उनको पुश किया कि वो बैठे, और वो क्यों बैठे? ठीक है, ईरान के अगेंस्ट बोलने पर उन ममालिक को, खलीजी ममालिक को किसने पुश किया और क्यों किया? अब देखिए, ये बहुत बड़ी गेम है। इट्स ऑल अबाउट ऑयल एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया कि वेनेजुएला का ऑयल और वेनेजुएला का ऑयल सिक्योर करके तो फिर खलीजी ममालिक पर, अब देखें ऑयल और गैस पर जो हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका का उतना नुकसान होगा तो बहरहाल तमाम ममालिक का, लेकिन वेनेजुएला को सिक्योर करने से पहले अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होता। ठीक है, और जहाँ तक बात है ईरान की, मतलब कि एग्जैक्ट आप देखें कि इसमें कुछ चुपते हुए नुक्ते हैं कि ईरान में जो है उनकी सुप्रीम लीडरशिप के हवाले से कौन है जो गद्दारी कर रहे हैं, कौन से इजरायली स्पाई हैं, मोसाद के एजेंट हैं जो अभी तक ईरान में बैठे हैं। यकीनन डॉक्टर अली रईजानी का जो लॉस था वो बहुत बड़ा लॉस था, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट, ही वॉज एमफिल एंड PhD इन वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी है और वे बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मतलब अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे, और उनका लॉस जो है वो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन एक के बाद दूसरे लॉस के बाद भी ईरान क्यों डटा हुआ है? इसलिए कि ईरान का जो एक मॉडल है वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, वो लोगों पर इन्हिसार नहीं करता है। लोगों के आने या जाने से, आयतुल्लाह खमेनाई साहब जैसे सुप्रीम लीडर के जाने से भी ईरान क्यों डटा हुआ है? ठीक है, अली रईसानी के चले जाने से भी ईरान क्यों डटा हुआ है? क्योंकि वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों के आने जाने का पाबंद नहीं है, ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप देखें कि एक तो ये कि कौन है जो ईरान के अंदर से गद्दारी कर रहा है, और दूसरा ये कि ईरान के अमरीकी अड्डों की एग्जैक्ट लोकेशंस और जिसे कहते हैं कि जनाब के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। कि आप देखें कि सिविल कोई भी जो है वो लॉस नहीं हो रहा है ईरान की जानिब से वेस्टर्न मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, मतलब इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट ऑयल एंड गैस के को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर अमेरिकी फ़ौजियों को, मोसाद के एजेंट्स को, मोसाद के अड्डों को या अमेरिकी फ़ौजियों के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं ईरान के पास होना मतलब बहुत बड़ी बात है, और ईरान एग्जैक्ट टारगेटेड जो है मिसाइल दागे जा रहा है। जबकि ऑयल एंड गैस की बात की जाए जरा आप, तो कुवैत की ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज जो हैं यूएई की जो है वो बंद होने पर मजबूर हो गई हैं। खाम तेल की दरामद जो है वो अरामको के मतलब कि सऊदी अरब की जो अरामको है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर है। जी, तो ये ममालिक, खलीजी ममालिक जिन्होंने जनाब मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका में जिनके फंसे हुए हैं। आप देखें 1970s में जो है अमेरिका ने कहा था कि अब डॉलर के ज़ुमरे में जो है तिजारत होगी, और डॉलर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होने लगा था खाम तेल की दरामदात का और जितने भी ऑयल एंड गैस की दरामदात थी। लेकिन अब बहुत ज़माने के बाद जो है कई दिहानों के बाद गेम उल्टी है, और अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो सिक्योर किया है, अब देखिए कि पूरी दुनिया का जो ऑयल एंड गैस का जो सर्कल था, वो जो एक मतलब एक रास्ता था, वो अब बंदर अब्बास के हाथ में है। और अब ये ईरान डिसाइड करेगा कि जनाब के येन, चाइनीज़ येन में तिजारत होगी या डॉलर में तिजारत होगी। ठीक है, यानी शनीला साहबा, अगर हम ईरान की स्ट्रेटजी की बात करें तो हम इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। एक तरफ से मुकम्मल तौर पर मिसकैलकुलेशन हुई है, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। खलीजी ममालिक गो के ईरान से कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ईरान वाज़े तौर पर यह कह रहा है कि हमारा मकसद आपको निशाना बनाना नहीं है। पहले उन्होंने कहा है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, आप क्योंकि उनकी ऑयल और गैस की तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, तो इस वजह से वो दूसरी तरफ से अटैक कर रहे हैं। अब ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो अमरीका और इसराइल हैं वो 48 घंटे में जंग बंदी चाहते हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसा ही है? जवेरिया, देखें, अगर ऐसी कोई खबर है तो मेरे लिए हैरत की बात ये नहीं होगी। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि अमेरिका और इजराइल वहाँ पे फंस चुके हैं। देखिए, अमेरिका का ख्याल था कि जिस वक्त हम ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान हमारी बेसिस पे जो कतर में है, सऊदी अरब में है, यूएई में, वहाँ पे हमला करेगा तो ये खलीजी ममालिक जो है ये हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनमें से अभी तक खलीजी ममालिक से कोई भी जो है वो अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुआ है, और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद नेटो ममालिक को वो धमकियां लगाने लग गया। हालांकि नेटो ममालिक के चार्टर्ड में ये कि जब नेटो ममालिक के मफादात को कोई खतरा होगा तो फिर वो साथ देंगे। अब उनके ममालिक के तो मफादात को कोई खतरा नहीं था ईरान से। ये तो इजराइल को खुश करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या बल्कि अब मार्को रूबियो के ऊपर डाल देता है कि इसने मुझे कहा था कि ईरान हम पे हमला करने लगा तो मैंने पहले ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो वो अब नेटो ममालिक जो है वो भी उसको हरी झंडी दिखा चुके हैं कि हमने नहीं आपका साथ देना। तो अमेरिका इजराइल दोनों बुरी तरह से इसमें फंस चुके हुए हैं।
क्योंकि इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहां पे मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, मीडिया को खबरें नहीं देनी दी जा रही। अगर वहां से खबरें निकले, सही मीडिया रिपोर्टिंग करे, तो आपको हम लोगों के सामने आएगा कि इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका की मैशत बुरी तरह से तबाह आ रही है। अमेरिका का अरबों डॉलर जो है वो जंग में लग चुका हुआ है, और उसके बाद उनके वहां पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उनके ऊपर अपनी आवाम का भी बहुत ज्यादा जो दबाव है, अपने सेनेटर्स का वहां पे बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव आने लगे। आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आने हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो ये वो सारी चीजें जिसके बाद अब वो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमारे लिए सेफ पैसेज कौन सा है। तो अब अगर वो किसी जंगबंदी की तरफ जाएंगे, किसी को बीच में डालेंगे, तो वो इसी तरह डालेंगे कि कोई ना कोई सेफ एग्जिट दी जाए प्रेसिडेंट ट्रंप को भी, कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अभी तक तो वो बहुत बुरी तरह से जंग के अंदर फंस गए, क्योंकि ईरान ने, मैं ये कहूंगी कि सारी दुनिया को हैरान किया ईरान ने, कि ईरान के बारे में लोगों का ख्याल यही था कि कुछ अर्सा पहले जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनकी आवाम उनकी शायद पॉलिसी से तंग थी, तो जैसे ये हमला होगा तो वहां पे रजीम चेंज हो गया। लेकिन ईरानी कौम ने उल्टा अपनी हुकूमत के पीछे खड़े हो गए हैं और उनको मजीद स्ट्रॉन्ग किया है। और जिस तरह ईरान बड़ी कैलकुलेटिव मूव के साथ चल रहा है, अब नए हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका अमेरिका अपने दावे के बावजूद। अब वहां से जो जहाज गुजर रहे हैं, तो ईरान कह रहा है कि अगर आप चाइनीज करेंसी के अंदर जाकर ट्रेड करेंगे तो हम आपको जाने की इजाजत दे रहे हैं। से चाइना की मैशत जो स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये वो चीजें हैं जिसने अमेरिका को अब फंसा दिया है। कहीं ना कहीं सोच विचार उनके अंदर चल रही होगी। नेतन्याहू इतने अरसे के बाद जो मीडिया पे आए हैं, जो बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो ये वही चीज है कि वो इस जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब उनको निकलने का रास्ता चाहिए, क्योंकि वो इस जंग को ज्यादा देर तक लंबा नहीं कर सकते, वरना तमाम दुनिया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो जाएगी। यूरोप तो वैसे भी ग्रीनलैंड की वजह से उनसे नाराज हुए बैठे हुए हैं, जो वो दावा करते हैं मैंने उस पर हमला करना है। लेकिन अब इस जंग के बाद जो बुरी तरह से इमेज तबाह हुआ सुपर पावर का, अब बैठ के सोचा जाएगा कहीं ना कहीं कि ये हर दफा जो तेल के लिए कभी हम इराक में चले जाते हैं एक झूठा बयानिया बना के, कभी शाम में चले जाते हैं, कभी लीबिया में चले जाते हैं, अब हम ईरान के अंदर आ गए हैं, तो अब आगे चांस नहीं है हमारे पास कि हर दफा हम ऐसे ही मिस कैलकुलेशन करते रहे। तो ईरान ने जो उनको अब फंसाया है वो बहुत बुरी तरह से हिट ईरान ने बहुत बुरी तरह से अमेरिका को फंसाया है। डॉक्टर साहब, अब सेफ एग्जिट अमेरिका चाहता तो है, लेकिन आप क्या समझती हैं ये सेफ एग्जिट अमेरिका और इसराइल को मिलेगा कैसे? पहले आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि अगर मिस्र, पाकिस्तान, कतर और तुर्किया जो है जिनकी बात तेहरान में सुनी जाती है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन अगर बैठे और ऊपर से रशिया और चाइना, लेकिन अभी तो गेम देखें कि जो तमाम वेस्टर्न खलीजी ममालिक के में जो मीटिंग हुई है इनकी दरमियान, मतलब सऊदी अरब में जो है अगेंस्ट ईरान जो उनसे बयान दिलवाया गया है, ठीक है, वो ख़ुद से मतलब उनको ये बात मालूम है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो है वो कभी शिया सुन्नी के तवस्सुत से कहीं ना कहीं तोड़वाने की कोशिश है, और चाहते हैं वो कि आपस में ये लोग लड़ें, और यही गलती जो है जो मुस्लिम कंट्रीज़ को नहीं करनी चाहिए। अब अगर देखें वक्त है 1973 के बाद से अगर मुस्लिम इत्तेहाद बनता है, ठीक है, और इस बात को मुस्लिम कंट्रीज़ अंडरस्टैंड करती हैं कि ये हमले जो हैं वो ईरान की खुद मुख्तारी पर सवाल निशान थे, जो कि जवाबी कार्रवाई रिटालिएट कर रहे हैं, और सिर्फ अमरीकी इजरायली अहदाफ उनका निशाना है, ना कि मुस्लिम कंट्रीज़ उनका निशाना है। तो अगर ये मुस्लिम कंट्रीज़ बात समझ जाए और आपस में मुत्तहिद हो जाएं, ठीक है, अगेंस्ट जिस तरह के बड़े, श्रीलंका ने जनाब मना कर दिया, हम अपने अड्डा नहीं देते हैं, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देते हैं, ओमान ने कहा जनाब कि इसका हिस्सा नहीं बने, तो इसी जुर्रत और हौसले की ज़रूरत अगर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर बैठे और वो ना होने दें जो कि अमेरिका इजराइल चाह रहा है, तो गेम जो है जनाब मुस्लिम कंट्रीज़ के हाथ में ही रहेगी। और ये वही फ़ौजी अड्डे हैं, लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक वक्त था जनाब कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ईरान ने ही फैसिलिटेट किए थे अमेरिकी अड्डे इस खत्ते में, ठीक है, और अभी आप देखेंगे कैसे ईरान जो है वो एग्जैक्ट अहदाफ को निशाना बना रहा है। कौन है जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ ईरान को बता रहा है कि सिर्फ अमेरिकी फ़ौजी मुसाद का जो अड्डा है सिर्फ वही टारगेट होना चाहिए, जो बाकी सिविलियंस अगर 2-4 शहीद हुए हैं इस ज़ुमरे में तो वो मतलब अनइंटेंशनली हुए हैं, तो इंटेंशनली तो ईरान ही मारा था। तो एक वक्त था जनाब ईरान ने ही फैसिलिटेट किया था जब यमन, ईरान और सऊदी अरब की झड़पें थी, आपने देखा, और अब जो है वो मतलब ईरान उन्हीं अड्डों पर जो है वो हमला कर रहा है। सो अभी खलीजी ममालिक का तो इसमें मिसाल से किरदार हमें तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन चाइना जनाब जो कि विन विन सिचुएशन
पोजीशन पर है, क्योंकि अमेरिका शायद कुछ साल के बाद चाइना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तो चाइना ने अब दुनिया को दिखाया कि वो अमेरिका जो कि ईरान की आगे घुटने टेक गया है, वो भला चाइना से क्यों और कैसे लड़ पाएगा। बिल्कुल, रशिया से लड़ने की ये मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आलमी ताकतें हैं, ये जंग जो है वो उनके मफाद में है, और जो वो चाह रही थी दुनिया वो ऐसा देख रही है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कल हम तो ईद उल फितर मना रहे हैं, लेकिन ये ईद ईरान और गज़ा के मुसलमानों के लिए कैसी होगी, इसको डिस्कस करेंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम ईरान जंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी सूरत हाल में हम अपने गज़ा के बहन भाइयों को भी नहीं भूले हैं। अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद भी अदा करने की इजाज़त नहीं दी है। डॉक्टर शनीला साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है इस वक्त जिस परेशानी और जिस कर्ब में वो मुब्तला है, और अगर ख़ास तौर पे हम बात करें ईद उल फितर की, तो ये ईद जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए कैसी ईद है जब हम देख रहे हैं कि हमारे बरादर इस्लामी ममालिक में इतना जुल्म बर्बरियत हो रहा है? बिल्कुल जवेरिया, और ये जुल्म बर्बियत उन पे अब से नहीं हो रहा। बेचारे 50-70 सालों से इसी जुल्म को बर्दाश्त करें। इसके साथ हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो भी इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। कल जब वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या सलूक होगा। तो आज भी जो इजराइल ने किया है मस्जिद अक्सा के अंदर कि उनको नमाज पढ़ने नहीं दी गई, उसके पहले जो 2-3 साल से उनकी जो लड़ाई जारी थी जिसके अंदर उन्होंने हज़ारों फ़लस्तीनी जो थे उनको शहीद कर दिए, वो शुक्र है कुछ जंग बंदी हुई, उन्होंने कुछ सुकून का सांस लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म बहुत बढ़ता है ना तो फिर वो मिटता भी है। तो इजराइल अब अपने मिटने की तरफ जा रहा है। अब जिस तरह वो ईरान के पास के ऊपर उसने जो हमला किया और वो जो दुनिया में अपनी एक धाक बिठाना चाह रहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं जो चाहूँ मैं करूँगा, मैं किसी जंगी असूल को नहीं मानता, मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं हर असूल को अपने पांव के नीचे रोनता, तो उसको जिस तरह अब ईरान ने फंसा दिया है, अब उसको ये समझ आनी जरूर शुरू हो जाएगी कि अब वो मुस्लिम ममालिक की तरफ मत देखे। जो कमजोर थे, जिन पे कुछ कर सकता था उसने कर लिया, लेकिन जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से ईमान की ताकत है वो उनकी तरफ मत आए। अब जो ईरान ने उसके साथ कर लिया है, तो इस मौके के ऊपर हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो इस वक्त परेशानियां आई हुई हैं, जो उनके ऊपर मुश्किलात हैं, वो उसको समझें, आपस में इत्तेहाद करें। देखें जो मशरक के मुस्ता के ममालिक है वो अरबों डॉलर अमेरिका को दे रहे थे अपनी सिक्योरिटी के लिए कि वो उसको इजराइल से बचाएं, लेकिन क्या वो उनको के लिए और दूसरे ममालिक से जब कभी हमला उससे बचाएं, लेकिन क्या अमेरिका उनको बचा सका? अमेरिका की बेसिस वहां पे थी, लेकिन अमेरिका उनमें से किसी मुस्लिम ममालिक को नहीं प्रोटेक्ट कर सका। आज दुबई की मैशत तबाह हो रही है, कतर की तबाह हो रही है, और ये कुवैत की हो रही है, और ये तमाम लोग थे जो अरबों डॉलर दे रहे थे उसको अमेरिका को। तो इन तमाम मुस्लिम ममालिक को सोचना चाहिए कि यही अरबों डॉलर हम मुसलमान ममालिक आपस में डाल के अपनी फौजों को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, बजाय कि हम किसी गैरों की तरफ देखें। हम आपस में इत्तेहाद लेके आए। अगर आज ये तमाम ममालिक इकट्ठे होते तो क्या अमेरिका इजराइल की हिम्मत होती कि फलस्तीन के ऊपर कुछ कर सकता, ईरान के ऊपर कुछ कर सकता? नहीं। तो ये सबक है इनके लिए कि अभी भी आपके पास टाइम है, होश के नाखून लें। जो आपको इतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी मजबूत है, आपके पास तेल गैस की सूरत में आप लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो उसको अमेरिका की झोली में डालने की बजाय आप ऐसे दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो दफाई तौर पे बड़े मजबूत हैं, इनके साथ मिलके अपने दिफा को मजबूत करें, बजाय इसके कि अमेरिका की तरफ देखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, आपका पॉइंट लेना चाहूँगी। ईद उल फितर मनाई जा रही है कल, लेकिन हमारे बरादर इस्लामी ममालिक में इस वक्त जो हाल है, इसके साथ साथ शनीला साहिबा ने जो पॉइंट आउट किया कि जो हमारे खलीजी ममालिक के जिन कंट्रीज़ का जिक्र किया जो कि सेफ़ हेवन समझे जा रहे थे, उनकी मशहद बुरी तरह से मुतासर हुई है। आप समझती हैं कि अभी भी वक्त है मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद करने की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है और एक अलाइंस बनाने की ज़रूरत है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा ब्रेक से पहले कि बिल्कुल मुस्लिम उम्मा को ही इस वक्त अलाइंस बनाने की ज़रूरत है, और अगर ना बनाया तो प्रॉक्सीज़ बनेंगी खलीजी ममालिक में और सब अपने अपने मकसद में कामयाब होंगे। और अगर ये प्रॉक्सीज़ बन गई तो कोई चाइना के हक़ में, कोई अमेरिका और इसराइल के ब्लॉक में और कोई रशिया ब्लॉक में जाएगा। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ को तुड़वा कर प्रॉक्सी बनाकर अपने अपने हिस्से में लाने की जो साजिश है, इसको नाकाम करने के लिए ही आपस में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और वो हौसले जो गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर और अब ईरान में देख रहे हैं, ईद हो, रमज़ान हो, बेचारे
गज़ा में तो 2023 से अब तक उनको तो कितनी ईदें गुजर चुकी हैं इसी हौसले के साथ। लेकिन अगर आपने देखा स्ट्रेंथ और जो आपकी जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, आपका जितनी भी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, जितने भी आप मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप हौसले के आगे जो है वो मान पड़ जाते हैं। जो हौसला गज़ा और फ़लस्तीन ने दिखाया, जो कश्मीरी दिखाते आ रहे हैं, और जो हौसला ईरानियों के पार्ट पर है, अगर आपकी मैन पावर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती है। और ईरान के पार्ट पर तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, जैसे उनका रकबे में बहुत ज़्यादा बड़ा होना। इसराइल के मुकाबले में अमेरिका जो है, ईरान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है ख़त्ते के लिहाज से, तो जितना नुकसान आप करेंगे तो उससे उतना ही अगर हम इसराइल का करते हैं, ईरान की जानिब से किया जाता है, तो वो ज़्यादा। डॉक्टर साहब, बूट्स ऑन ग्राउंड का भी एक र्यूमर सुनने में आ रहा है कि शायद अमेरिका ये सोच रहा है। क्या अमेरिका सोच सकता है ये? कोई भी नहीं सोच सकता। आप देखिए इराक ने कितनी कोशिश की ईरान के अगेंस्ट, जो है ईरान की जो जोग्राफी और ख़त्ता है वही इजाज़त नहीं देता है। कहीं पर जो है लाइफलेस डेजर्ट्स है वहाँ पर, कहीं जो है वो चटीली जो है पहाड़ हैं, चटियाले पहाड़ जो हैं वो इजाज़त नहीं देते, कहीं बर्फ़ानी पहाड़ हैं। तो लकीली ईरान की जोग्राफी ऐसी है कि चारों तरफ से जो है कोई भी जो है सवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जो है ईरान तक रसाई उस तरह से हासिल कर ही नहीं सकता है। बूट्स ऑन ग्राउंड का तो सवाल टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आप फ़ौजी भेज कर देखें, आप वो टैंक भेज कर देखें, उसके इर्द गिर्द की जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर कोई इंसान जाए तो जाए कैसे? नहीं, लड़ाई करना जाकर तो ख्वाब ख़याली बात है। और जिस तरह से अमेरिका का ख्वाब जो था चाइना पर हमला करने का, वो ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि वो ईरान को मात नहीं दे सका। बिल्कुल ऐसे ही ईरान पर कोई फ़िज़िकली धावा बोल सके, ये भी उसका ख्वाब ही रह जाएगा। इराक़ सब्र सीख लें, इराक़ ने भी करके देख लिया मगर उसको भी नाकामी ही हुई थी। बिल्कुल सही है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, लेकिन इख्तिताम में मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको इन एडवांस बहुत बहुत ईद मुबारक। इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि आपकी ये ईद अपने प्यारों के साथ मोहब्बत, खुलूस, प्यार और सुकून के साथ गुजरे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।